हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिरकार इस्लामाबाद पहुंच ही गए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान में होगी बातचीत, लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जेडी वेंस के पाकिस्तान पहुंचने से पहले, पाकिस्तान के लिए निकलने से पहले अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखाई उनकी तस्वीर। क्या है इसका मतलब, क्या है इसकी अहमियत, आखिर क्यों ऐसा किया अमेरिका ने, किसी चीज को साधने का प्रयास किया है। दोस्तों अमेरिका के इस हरकत ने हर किसी को चौंका दिया है। आखिरकार इस्लामाबाद के लिए निकलने से पहले ही ऐसा क्यों किया गया, सबसे पहले आपको बताएंगे। वहीं जहां से आईएसआई चीफ की फोटो हुई थी लीक, वहीं पहुंच रहे हैं जेडी वेंस। बताएंगे उनके इस होटल का कैसे विवादों से रहा है पुराना नाता, और पाकिस्तान आने से पहले कैसे वो पाकिस्तान जाने के लिए डर रहे थे। इस खबर ने भी मचा दी सनसनी दोस्तों। साथ ही साथ आखिर क्यों अचानक अपना भारत अमेरिका रशिया की तरफ देखने लगा, जबकि भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर पहुंचे। तो क्या अब कतर के पास नहीं है एलएनजी एक्सपोर्ट करने के लिए, आपको बताएंगे दोस्तों। ईरान वॉर के बाद कैसे हालत खराब हो गई कतर की कि अब भारत को अमेरिका और रशिया की तरफ रुख करना पड़ गया। साथ ही साथ कैसे पाकिस्तान को पागल बना देगा जयशंकर जी का यूएई दौरा। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बीच भारत के इस गणित आपको समझाएंगे दोस्तों। जानकर आप भी जाएंगे चौंक और कहेंगे कि वाकई में क्या कूटनीति है भारत की। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही निशांत कुमार ने संभाली कमान। जेडीयू के इन 12 विधायकों के साथ की खास मीटिंग, क्या है इसके मायने, कौन होगा बिहार का अगला नया सीएम। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे दोस्तों। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अमेरिका से बड़ा दोगला और पाकिस्तान से बड़ा ठगी देश दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वे इस्लामाबाद के होटल सेरेना में रुके हैं दोस्तों। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:09 पर अमेरिकी वायुसेना का बोइंग C-17A ग्लोब मास्टर 3 विमान इस्लामाबाद में लैंड हुआ। ये अपडेट तो हमने आपको बताया कि वो पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन आपको बता दें पाकिस्तान के लिए निकलने से पहले कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया अमेरिका ने। जेडी वेंस के जाने से पहले अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी तस्वीर शेयर कर दी। जी हां, दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर टिकी है, क्योंकि वहां अमेरिका और ईरान के बीच उस महायुद्ध को थामने की बात होनी है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका कर रखी है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे, अमेरिका ने एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर चस्पा कर दी है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सबके कान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों वेंस भारत आए थे और भारत के स्टार्टअप कल्चर और एआई हार्डवेयर की जमकर तारीफ की थी। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है क्या इसमें, तो आपको बता दें कि इसकी टाइमिंग बहुत खास है। जब आपका सबसे बड़ा दूत आपके दुश्मन के पड़ोस में बैठकर अमन की भीख मांगने वाला हो, या भीख मांग रहा हो, या सुलह की मेज बिछा रहा हो, तब अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त की फोटो लगाना कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक सोची समझी कूटनीतिक चाल है जिसे बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं दोस्तों। जिन्होंने भी वर्ल्ड डिप्लोमेसी पढ़ी होगी या जिनको भी वर्ल्ड डिप्लोमेसी के बारे में ज्ञान होगा दोस्तों, उनको पता होगा कि आखिर ये बैलेंसिंग एक्ट क्या होता है। आपको समझा दे, अमेरिका इस वक्त एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ ईरान के साथ 14 दिनों का वो सीज फायर है जिसे किसी भी तरह अस्थायी शांति में बदलना है। इस बातचीत के लिए पाकिस्तान को मंच बनाया गया है। अब पाकिस्तान खुश हो सकता है कि चलो सालों बाद अमेरिका ने हमें कोई घास तो डाली, हमारी जमीन पर बैठकर इतनी बड़ी बात तो हो रही है। लेकिन अमेरिका को पता है कि जैसे ही वो पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखेगा, भारत में भौहें तन सकती हैं। उसे पता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते इस वक्त जिस ऊंचाई पर हैं, वहां छोटी सी गलतफहमी भी भारी पड़ सकती है। और यही कारण है, इसीलिए जेडी वेंस के विमान के पाकिस्तान की धरती पर लैंड होने से पहले ही अमेरिकी दूतावास ने यह फोटो डालकर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ एक वेन्यू है, एक जगह है। जैसे शादी या कोई भी फंक्शन होता है तो हम बैंकेट हॉल, बारात घर या कोई समुदाय भवन ढूंढते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं। अमेरिका साफ कह रहा है कि यह सिर्फ पाकिस्तान हमारे लिए एक वेन्यू है, हमारे
लिए मात्र एक जगह है, हमारा पार्टनर तो आज भी भारत ही है। जी हाँ दोस्तों, इस फोटो के माध्यम से यही वो बड़ा संदेश देना चाहता है। वो बताना चाहता है कि भारत बिल्कुल भी ये ना मान ले कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो पाकिस्तान हमारा साझेदार बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा। पाकिस्तान मात्र एक जगह है जहां हम जा रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारा पार्टनर और बेहतरीन पार्टनर आज भी भारत ही है। यानी इस फोटो के माध्यम से बैलेंसिंग एक्ट के तहत वो यही बताना चाहता है। जिनको नहीं पता होगा बैलेंसिंग एक्ट दोस्तों, अब आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों, इस तस्वीर की अहमियत इतनी खास क्यों है, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपको बता दें। जेडी वेंस इसमें मोदी जी के साथ मुस्कुराते हुए चल रहे हैं और कैप्शन में लिखा हुआ है कि भारत और अमेरिका के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। एक तरफ अमेरिका का हार्डवेयर है, दूसरी तरफ भारत का शानदार स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे अमेरिका बताने का प्रयास कर रहा है कि हम पाकिस्तान इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मजबूरी है, ईरान से बात करनी है, लेकिन भारत के साथ हमारा रिश्ता जरूरत का नहीं भविष्य का है। हम भारत के साथ टेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस की बातें करते हैं। जी हाँ, यह है इस तस्वीर की खासियत, अहमियत जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तीसरा सवाल दोस्तों ये हुआ कि मैसेज की टाइमिंग इतनी खास क्यों है। दोस्तों, अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ बातचीत करके इजराइल को थोड़ा शांत करना चाह रहा है। ऐसे में भारत, जो इजराइल का भी दोस्त है और ईरान के साथ भी जिसके ऐतिहासिक रिश्ते हैं, उसे लूप में रखना यानी गोलाई में रखना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है। वेंस की यह तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिखाकर अमेरिका ने यह जता दिया कि साउथ एशिया में उसका असली और इकलौता स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत ही है। वो पाकिस्तान को सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह इस्तेमाल कर रहा है जो ईरान का चिट्ठा अमेरिका तक पहुंचा सके। वहीं चौथा सवाल पाकिस्तान के लिए ये स्थिति अजीब कैसे है, बता दे। वो अपनी पीठ थपथपा रहा है कि जेडी वेंस जी आ रहे हैं, जेरेड कुशनर आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं हमारे देश में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान को लग रहा है, शहबाज मुनीर को लग रहा है कि शायद ट्रंप प्रशासन के दिन वापस आ गए हैं और उसकी लॉटरी लग गई है। अब पाकिस्तान जो है वो माला माल हो जाएगा। अब वो जो अमेरिका से मांगेगा अमेरिका उसको दे देगा। एक एक पाकिस्तानी के ऊपर जो 4-4 लाख 3-3 लाख के कर्जे चढ़ रखे हैं, उन सारे कर्जों को अब पाकिस्तान उतार देगा। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस ट्विटर हैंडल को खोला होगा, उसे हकीकत समझ में आ गई होगी कि अमेरिका ने साफ साफ मैसेज दे दिया है कि भारत के साथ उसका रिश्ता ग्लोबल गुड के लिए है, जबकि पाकिस्तान के साथ उसका रिश्ता सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी यानी इलाके में आग ना लगे बस वहीं तक है। जी हाँ, अब दोस्तों अंतिम सवाल की बात कर लेते हैं। पांचवा और अंतिम सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि भारत पाकिस्तान के लिए क्या है मैसेज। दोस्तों, इससे साफ है कि अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। उसने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी कि तुम सिर्फ एक मीटिंग पॉइंट हो, और भारत को यह भरोसा दिला दिया कि हमारी दोस्ती अटूट है। जेडी वेंस जब आज इस्लामाबाद में ईरानी प्रतिनिधियों के सामने बैठक करेंगे तो उनके दिमाग में यह साफ होगा कि उनके पीछे भारत जैसा एक महाशक्ति खड़ा है जिसका समर्थन इस पूरे समझौते के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए यह तस्वीर एक आईना है और भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के बिना वहां मौजूद रहे भी अमेरिका उसे सबसे ऊपर रख रहा है। यानी दोस्तों, भारत इस मीटिंग में मौजूद नहीं रहेगा, लेकिन इस पिक्चर को डालकर अमेरिका ने भारत से भी सपोर्ट मांग लिया है और बता दिया है कि हम बेशक पाकिस्तान में ये मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर इस मीटिंग में तुम्हें भी सपोर्ट देना होगा और असली सपोर्ट हमें तुम्हारा ही चाहिए। पाकिस्तान तो बस एक हमारे लिए वेन्यू है, एक हमारे लिए जगह है। आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भारत कितनी अहमियत रखता है अमेरिका के लिए। और जेडी वेंस के पाकिस्तान जाने से पहले उसने जो ये हरकत की है, पीएम मोदी के साथ जो तस्वीर दिखाई है दोस्तों, उसकी यही सबसे बड़ी अहमियत है। जी हाँ, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे इसकी अहमियत क्या है। और दूसरा, बैलेंसिंग एक्ट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, और किन किन हमारे दोस्तों को पहले से पता था बैलेंसिंग एक्ट के बारे में, अवश्य कमेंट कीजिएगा, और जिनको अब पता चला है अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें, एक अधिक इसी में चौंकाने वाली जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि जेडी वेंस पाकिस्तान तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उस जगह पर वो रहेंगे जहां से आईएसआई चीफ की फोटो लीक हुई थी। जी हां दोस्तों, वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस होटल में ठहरने वाले हैं। ऐसी खबर है कि हमेशा विवादों के केंद्र में रहने वाले इस होटल में जेडी वेंस पाकिस्तान यात्रा के दौरान रुकने वाले हैं। ये होटल सिर्फ लग्जरी और हाई प्रोफाइल मेहमानों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसके साथ जुड़ी एक पुरानी और विवादित कहानी भी हमेशा चर्चा में रही है। बीते दिनों काबुल स्थित इसकी ब्रांच में से एक तस्वीर लीक हो गई थी जिसने कभी खुफिया हलकों में खलबली मचा दी थी। दरअसल यहाँ पर बात पाकिस्तान के सेरेना होटल की हो रही है। पाकिस्तान की यात्रा पर मौजूद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसी होटल में रुकने वाले हैं। सेरेना होटल का नाम बीते दिनों तक सुर्खियों में आया था जब अफगानिस्तान के काबुल स्थित इसके ब्रांच होटल से आईएसआई चीफ की एक तस्वीर लीक हो गई थी। इस तस्वीर में आईएसआई के तत्कालीन प्रमुख को होटल कैंपस में सिगरेट पीते हुए देखा गया था। ये तस्वीर ऐसे समय सामने आई थी जब अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियां तेज थी और स्थानीय
राजनीति बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही थी दोस्तों। वहीं आपको बता दें जेडी वेंस पाकिस्तान जाने से हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे कि उनको वहां पर सुरक्षा मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि खुद पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है और जहां आतंकवादियों का वास हो वहां पर डरना तो लाजमी हो ही जाता है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका को यह भरोसा दिलाया कि हम यहाँ पर आपको पूरी सुरक्षा देंगे। जी हाँ, अमेरिका को पाकिस्तान की गारंटी के बावजूद सुरक्षा स्थिति को लेकर शक है। पाकिस्तान में आतंकवादी हमले आम बात है और वैश्विक नेताओं की मौजूदगी से इसका खतरा कई गुना बढ़ सकता है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, सारे रेड जोन को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सील कर दिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, एग्जाम सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। तो कुछ ऐसा है सुरक्षा का इंतजाम जेडी वेंस के लिए। अब देखना होगा यह मीटिंग कैसे जाता है दोस्तों, कितना संभव हो पाता है और ईरान का कौन सा मंत्री वहां पहुंचता है, यह देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जेडी वेंस तो पाकिस्तान पहुंच ही गए हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अब सबकी निगाहें इस मीटिंग पर रहेंगी, भारत की तो जरूर रहेंगी दोस्तों, आखिरकार भारत का पड़ोसी है पाकिस्तान। तो दोस्तों हर एक अपडेट को पाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल कतर तो पहुंच ही गए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, लेकिन मालूम यह पड़ा है दोस्तों कि कतर के जो प्लांट्स है वो तबाह हो चुके हैं और उनको ठीक होने में लगभग 5 साल का समय लगेगा। कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट पूरे तरीके से ठप हो चुकी है। ऐसे में भारत अमेरिका और रशिया की तरफ देख रहा है। बता दें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर दोहा पहुंचे। हवाई अड्डे पर भारत के कतर स्थित राजदूत विपुल और कतर एनर्जी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का यह दौरा पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच हुआ है। मंत्री पुरी यहां ईरान संघर्ष के कारण प्रभावित हुई लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर अहम बातचीत करेंगे। वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव के बावजूद भारत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने पिछले महीने लंबी अवधि के एलएनजी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पर फोर्स मेजर लागू कर दिया था, जिससे इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों को जाने वाली सप्लाई प्रभावित हुई थी। हालांकि भारत का नाम इस सूची में नहीं था, लेकिन कतर से एलएनजी खरीदने वाले प्रमुख देशों में भारत भी शामिल है। दोस्तों कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी के मुताबिक फरवरी के अंत में संघर्ष शुरू होने के बाद से कतर पर ईरान के हमलों के कारण ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे देश की करीब 17% एलएनजी निर्यात क्षमता प्रभावित हुई है। अब ऐसे में जितना % दोस्तों एनर्जी कतर से भारत को मिल पाएगा, भारत की पूरी कोशिश है कि वो कतर से एलएनजी खरीद पाए और कतर भारत को एक्सपोर्ट कर पाए। लेकिन वहीं 17% एनर्जी एक्सपोर्ट के ठप होने की वजह से भारत जो है अमेरिका, रशिया की तरफ भी देखता नजर आ रहा है। दोस्तों भारतीय कंपनियां अब एलएनजी सप्लाई के लिए दूसरे बड़े विकल्पों की तरफ देख रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और रशिया जैसे देशों से गैस खरीदने का बड़ा प्लान बना रही है और अमेरिका जी हां, साल 2025 में भारत ने करीब 25.5 मिलियन टन एलएनजी का भारी आयात किया था। जी हां, वहीं आपको बता दें इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए सरदर्द वाली खबर, चौंका देने वाली खबर जो पाकिस्तान को बना देगा पागल, वो जयशंकर जी का यूएई दौरा। जी हां, अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बीच भारत के इस गणित का क्या है मतलब आपको बता दें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अमेरिका ईरान सीज फायर के बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जा रहे हैं। 11 और 12 अप्रैल 2026 को होने वाले उनका यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान के मध्यस्थता कराने वाले सीज फायर की पोल 24 घंटे के भीतर ही खुल गई। माहौल फिर से तनावपूर्ण बन गया। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नई धमकी दी है कि अगर पूर्ण समझौता नहीं होता है तो वो ईरान पर और ज्यादा हमले करेंगे। वहीं ईरान ने सीज फायर पर ही सवाल खड़े कर दिए। उधर इजराइल ने लेबनान पर भारी हमले किए। ऐसे माहौल में जयशंकर जी का यूएई दौरा बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों, वो भी तब जब सीज फायर के बाद पहला हाई लेवल दौरा है। हालांकि यूएई के साथ भारत के गहराते रिश्तों को लेकर पाकिस्तान में बेचैनी शुरू हो गई है। यूएई ने पाकिस्तान से अपना $3.5 बिलियन का कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया है, जो हम आपको आगे बताएंगे, जिसे यूएई के भारत के साथ गहराते संबंधों से भी जोड़ा जाने लगा। दोस्तों जयशंकर जी का यूएई का दौरा महज रूटीन दौरा नहीं, ये बहुत ही कैलकुलेटेड है, वो भी तब जब पूरा खाड़ी क्षेत्र नाजुक स्थिति में है। भले ही अस्थायी तौर पर यानी टेम्परेरी तौर पर युद्ध रुक गया हो, भारत के एजेंडे में इस वक्त ऊर्जा सुरक्षा सबसे टॉप पर है, खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट जो भारत के तेल आयात की संवेदनशील लाइफलाइन है। दोस्तों इस दौरे की कूटनीति के हिसाब से टाइमिंग बहुत खास है। उसी वक्त भारत अमेरिका से बातचीत में बिजी होने जा रहा है। ये बातचीत विदेश सचिव विक्रम मिस्री के वॉशिंगटन दौरे पर होने जा रही है। इसमें
में ट्रेड, डिफेंस और वैश्विक सहयोग पर भी फोकस होगा। वहीं यूएई के पैसे मांगने से चिढ़ा हुआ है पाकिस्तान, आपको पता ही है। पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने हाल ही में दुनिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि यूएई अब पाकिस्तान पर अपना $3.5 बिलियन के लोन को चुकाने का दबाव डाल रहा है, जबकि उसे रहम दिखानी चाहिए थी। लेकिन यूएई दोस्तों रहम क्यों दिखाए पाकिस्तान पर, जब पाकिस्तान इस जंग की स्थिति में यूएई का साथ ही नहीं दे रहा, यूएई को वैल्यू ही नहीं कर रहा है। ऐसे में यूएई ने जो पैसा मांगा है अपना बिल्कुल सही किया है दोस्तों। हर तरफ से घिरे पाकिस्तान को और घेरा है यूएई ने। अगर आप भी मानते कि यूएई ने पैसा मांगकर बिल्कुल सही कदम उठाया है तो यूएई डिड वेल, कमेंट में अवश्य कहिएगा दोस्तों। जहां एक तरफ यूएई पाकिस्तान से अपने पैसे मांग रहा है, वो भी हार कर कि भैया मेरे पैसे वापस कर दे। वहीं इसी साल जनवरी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत दौरे पर आए थे। जब उनका विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उनकी आगवानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गर्मजोशी के साथ किया था। उसी दौरान एक साथ कई समझौते भारत के साथ हुए थे। जी हाँ, तो ये कंपैरिजन है भारत में और पाकिस्तान में। जी हाँ, तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहाँ ट्रंप द्वारा प्रमुख यूरोपीय सहयोगी देशों से सैनिकों को वापस बुलाने पर विचार करने से नाटो में दरार और गहरी हो गई है दोस्तों। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के कुछ सदस्य देशों को दंडित करने पर विचार कर रहे हैं। उनका प्रशासन दंडात्मक उपायों पर विचार कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ईरान युद्ध के दौरान नाटो ने वॉशिंगटन के लिए कोई मदद नहीं की। ट्रंप ने बुधवार को पोस्ट किया कि जब हमें नाटो की आवश्यकता थी तब वे मौजूद नहीं थे, और अगर हमें उनकी फिर से आवश्यकता पड़ी तो वो मौजूद नहीं होंगे। ग्रीनलैंड को याद रखें, वो बड़ा खराब ढंग से संचालित बर्फ का टुकड़ा है। व्हाइट हाउस और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की घोषणा की, जिसका नाटो सदस्यों ने कड़ा विरोध किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाइट हाउस अब उन देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहा है जिन्होंने अमेरिका का समर्थन करने से इनकार कर दिया या ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में सक्रिय रूप से बाधा डाली। यानी कि दोस्तों वॉशिंगटन जर्नल के मुताबिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक प्रस्ताव प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कुछ नाटो देशों से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाकर उन्हें अधिक सहयोगी देशों में तैनात करने की बात कही गई है। नाटो एक सामूहिक सैन्य गठबंधन है जिसके संस्थापक सदस्यों में अमेरिका भी शामिल है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब देखते हैं दोस्तों क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप इन यूरोपीय देशों से अपने सैनिकों को वापस बुलाते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ऐसा कदम उठाएंगे वो? वहीं आपको बता दें कैसे ईरान से हार गया अमेरिका और हार कर इजराइल को मिलाना पड़ गया फोन, और ट्रंप के एक फोन जाने पर मान गए नेतन्याहू, और लेबनान पर हमले कम करेगा इजराइल जैसा दे दिया बयान, कह दिया हम बातचीत को भी हैं तैयार। दोस्तों लेबनान में 200 से ज्यादा लोगों को मारने के बाद अब इजराइल कह रहा है कि भैया हम बातचीत करने को तैयार हैं। उनका ये बयान तब आया है नेतन्याहू जी का जब लेबनान पर इजरायली बमबारी के कारण अमेरिका ईरान संघर्ष विराम कमजोर पड़ता नजर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर कहा कि भैया लेबनान वाले मुद्दे पर फिलहाल रुक जा, अभी ईरान को शांत हो जाने दे। यानी दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ट्रंप बड़ी ही गर्मी के साथ चाप के साथ युद्ध में कूदे थे और उसी चाप के साथ अब निकलते भी दिखाई दे रहे हैं। यानी ईरान ने दोस्तों हाथ जुड़वा ही दिया अमेरिका और इजराइल को। एक बार को इजराइल नहीं कहेंगे लेकिन अमेरिका को जरूर अवश्य हाथ जुड़वा दिया ईरान ने, इस छोटे से देश ने। इस पर आप क्या कहेंगे दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है कि बेशक सीज फायर हो रहा है, युद्ध विराम हो रहा है, लेकिन मैं क्लियर बता दूं कि हम युद्ध नहीं चाहते, मगर शहादत का तो बदला लेना पड़ेगा ना भैया। बातचीत से पहले सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने यह सबसे बड़ा बयान दिया। जेडी वेंस के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ईरान ने खामेनी ने यह बयान दे दिया कि बेशक हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन शहादत का तो बदला लेना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें अब हरमुज जल अमरूमद को लेकर ईरान ने कह दिया है कि वो सिर्फ रोजाना 15 जहाजों को ही गुजरने देगा। जी हाँ, ईरान की मंजूरी सिर्फ 15 जहाजों की प्रतिदिन, लेकिन फिर भी ईरान के सामने बेबस है पूरी दुनिया, क्या ही कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ईरान ने हरमुज जल अमरूमद से एक दिन में सिर्फ 15 जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी है। यह हर दिन गुजरने वाले जहाजों की अधिकतम संख्या होगी। ईरान ने यह भी कहा है कि यह मंजूरी सिर्फ अमेरिका के साथ जारी अस्थायी संघर्ष विराम के दौरान ही लागू रहेगी। हालांकि इस दौरान गुजरने वाले जहाजों को ईरान के बनाए सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। इस प्रोटोकॉल को ना मानने वाले जहाजों के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। अब आप ही बताइए दोस्तों, जहां पर दुनिया का 20% व्यापार का माल ढुलाई होता हो, वहां पर एक दिन में मात्र 15 जहाजों की आवाजाही। आखिर क्या चाहता है ईरान? ईरान को इतना भी नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं दोस्तों, अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही निशांत कुमार ने संभाली कमान जेडीयू के इन 12 विधायकों के साथ की खास मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इन दिनों लगातार नए नए सियासी
अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होते ही उनके बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के कई विधायकों से मुलाकात की है। इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार ने जेडीयू के विधायकों से मुलाकात कर पार्टी को आगे बढ़ाने और कामकाज को लेकर अहम चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में पार्टी के कई अहम विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। अब सवाल यह है कि इस मीटिंग से क्या आगे बढ़ रही है निशांत की राजनीति। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक महज औपचारिक नहीं बल्कि निशांत कुमार की भविष्य की रणनीति का हिस्सा हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब बिहार में नई सरकार के गठन और नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज है। निशांत कुमार की यह सक्रियता उनके भविष्य के जिम्मेदारियों की कहानी को बयां करती है। फिलहाल पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वहीं बिहार से दिल्ली पहुंचकर पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने दिया पहला बयान। कहा 20 साल तक वहां रहे हैं, अब यहां भी काम करेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार 10 अप्रैल यानी आज के दिन राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले हाल ही में नीतीश कुमार ने एमएलसी सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिससे यह बात कंफर्म हो गई थी कि बिहार में मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, लेकिन बीच में 9 महीने उन्होंने छोड़ दिया था। ऐसे में वो लंबे समय के बाद केंद्र की राजनीति में वापस आ रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम नीतीश कुमार का पहला बयान भी सामने आ गया है। दिल्ली आवास पहुंचने के बाद जहां संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 20 साल तक बिहार में रहे हैं, अब दिल्ली में भी काम करेंगे, इसलिए वापस आ गए हैं यहाँ। दोस्तों, बिहार के सीएम की अगर बात करें तो बिहार के अगले सीएम की चर्चा के बीच बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कह दिया है कि 2 चीजें पक्की हैं, बिहार में सरकार एनडीए की ही होगी और सरकार नीतीश कुमार जी के बताए रास्ते पर ही चलेगी। 20 साल से बिहार नीतीश कुमार के मॉडल पर चला है, बिहार में आगे भी नीतीश मॉडल पर ही चलेगा। नीतीश मॉडल पर बिहार ने जो ऊंचाइयां हासिल की है और दूसरे प्रदेश के लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, हम उसी को लेकर चलेंगे। नीतीश कुमार की विरासत को लेकर ही हमें चलना है। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे को लेकर कहा कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब जब दोस्तों एनडीए सही होगा सीएम बिहार का, तो क्या लगता है आपको एनडीए से कौन होगा बिहार का सीएम? क्योंकि अगर राज्यसभा बुलाया गया है नीतीश कुमार को, तो एक चीज तो पक्की है कि बिहार में अगला सीएम एनडीए से ही बनेगा। यह बात भी तय है दोस्तों। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर एनडीए से सीएम को बनाया जाएगा तो कौन होगा वो प्रत्याशी कैंडिडेट? आपके हिसाब से जो भी हो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, एक बड़ी ही चौंका देने वाली खबर दोस्तों वो ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में 350 लोगों के मोबाइल पर्स चोरी हो चुके हैं। आसनसोल पुलिस पर तगड़े सवाल उठाए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, क्या ये चोरी सच की चोरी थी या फिर कोई साजिश थी? आसनसोल के पोलो मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल जनसभा के दौरान एक और जहां हजारों की भीड़ अपने नेता को सुनने और देखने के लिए उमड़ी, वहीं दूसरी ओर इस भीड़ का फायदा उठाकर जेब कतरों ने जमकर हाथ साफ किया। जानकारी के मुताबिक सभा के दौरान करीब 350 लोगों के मोबाइल फोन और पर्स चोरी होने की घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे जेब कतरों का गिरोह भी सक्रिय होता चला गया। लोगों का कहना है कि कई संगठित गिरोह इस भीड़ में पहले से मौजूद थे। अब ऐसे में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी राजनीतिक रंग सामने आ चुका है। वहीं लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद जय भारत। और जहाँ पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत।